सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका सभी का स्वागत। साथियों, आज हम उत्तराखंड पीजीटी के कुछ पीवाईक्यू आपके सामने डिस्कशन करेंगे और ये पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके आंसर्स तो अब आपको देने हैं, यानी कि जवाब आपका होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप अपने जवाब को परफेक्ट तरीके से दीजिएगा। पेन और कॉपी मेरे अकॉर्डिंग आप लेकर के बैठ जाइए, जिससे हम आपको उत्तराखंड के पीजीटी जो उत्तराखंड एग्जामिनेशन आया हुआ है, स्क्रीनिंग पेपर पहले हुआ करता था, जीआईसी का स्क्रीनिंग पेपर हुआ करता था, उसी स्क्रीनिंग पेपर की मैं डिटेल के साथ में आपसे बात करूंगा। तो आप सभी साथी पेन और कॉपी लेकर के बैठे। मेरी वॉइस आप तक आ रही है ना? मेरे वॉइस आप तक पहुंच रही है? मंजीत, राजकुमार, आज ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तराखंड के जितने भी साथी हैं उनके लिए तो ये मॉडल पेपर बहुत ही सुपर है। तो फटाफट आप जितने भी लोग हैं लाइव आ जाइए और पेन और कॉपी ले लीजिए। पेन और कॉपी ले लीजिए। टेस्ट आपका है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए, जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? तो सब लोग जितने भी साथी हैं सब पेन कॉपी पकड़ लें जल्दी से, तभी काम बनेगा। पेन कॉपी पकड़ लीजिए, तभी काम बनने वाला है जी। करें शुरुआत? शुरुआत की जाए, ठीक है। चलो स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। जो उत्तराखंड के साथी हैं वो तो जरूर ही करें, बाकी सब करें, क्योंकि मुझे लगता है इस पेपर से बेनिफिट आप सभी को बहुत होगा। ये उत्तराखंड का ओरिजिनल पेपर है और इस पेपर को आप सभी लोग पूरे मन से सॉल्व करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार तैयारी का मीनिंग क्या होता है। ये पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था एग्जामिनेशन का, अब स्क्रीनिंग हटा दिया गया है। पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये स्क्रीनिंग टेस्ट पहले था। ठीक है, पहले स्क्रीनिंग था, अब स्क्रीनिंग नहीं है। लेकिन अल्टीमेट ये तो आपको जानना पड़ेगा कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसी को दो हिस्सों में अब डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना? तो चलिए हम क्वेश्चंस पर चल लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद करो। जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तभी मैंने कराया था कि ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं, ऑयल्स और फैट्स आर करेक्टराइज्ड बाई, ऑयल्स और फैट्स किसके द्वारा करेक्टराइज्ड किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू या रिच्टर मेसल वैल्यू, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा? बताइए। जी, रिच्टर मिसल वैल्यू है या फिर आयोडीन वैल्यू। ऑयल और फैट्स में हम लोग, आपको याद होगा अच्छे से, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था। अगर आपको उम्मीद है और आप जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपने किया भी होगा, है ना? राजकुमार, आपने जवाब ए दिया है। वैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको याद होगा अच्छे से कि हमने आपको आयोडीन वैल्यू पढ़ाया था। याद करो, आयोडीन वैल्यू मैंने ऑयल फैट्स में ही पढ़ाई थी, याद आई आपको? तो एसिटाइल वैल्यू भी अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, और रिचर्ड्स मिसल वैल्यू जो होती है ये भी आयोडीन वैल्यू को आरएम वैल्यू भी से बोलते हैं। इसे आप याद करिए, इसे आरएम वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड आर एम वैल्यू। तो फिर आंसर हमारा जो है यहाँ पर कौन सा सही होगा?
तो आप जान पा रहे होंगे कि आंसर हमारा फिर ये वाला सही होगा, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपको बताने की। फिर आप सुन लीजिए, जो रिचर्ड मिसल वैल्यू है, ये अमाउंट ऑफ, जो अगर मैं कहूँ फैटी एसिड की प्रेजेंट कितनी है उसको बताने में मदद करता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। एसिटाइल वैल्यू भी वही चीज है और साथ ही साथ आयोडीन नंबर भी वही चीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कर लेंगे क्वेश्चन। मंजीत, राहुल, नोट करिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने कई बार इंडिकेट भी किया है, बताया भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, जी बताएं, कौन बताएगा? कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं बोल रहा हूं कॉपी पेन लेकर के बैठिए। टिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, बताएंगे आप? डाइनाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए इन्वेटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीजन डज नॉट इंटरफियर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। दिलीप पांडे जी, सादर प्रणाम। आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं, और आप इस धन्यवाद को जरूर स्वीकार करें। लिविंग पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनायनिक पॉलीमराइजेशन। केमिकल फार्मूला ऑफ नायलॉन एंड प्रोटीन आर समवॉट सिमिलर। तो इसमें ट्रू कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रू? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा तो है ही। जी बताइए। बिल्कुल दिलीप जी रहेगा। क्या राकेश जी किस लाइव सेशन में कभी आते हैं? नहीं आते हैं, मुझे लगता है दिलीप नहीं आते ना, लाइव सेशन में शायद नहीं आते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो है डज नॉट इंटरफेयर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इंटरफेयर नहीं करती है ना। चलिए, बहुत सुंदर। तो अच्छा, ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ चलते हैं हम लोग इस पर, बी ऑप्शन पर। ऑक्सीजन डज नॉट इंटरफियर इन द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस, अगर मैं बात करता हूं यहां पर CO2 की, H2O की, मॉलिक्यूल विल हैव, पता है आपको? ये कौन कैलकुलेट करके बताएगा? ये आंसर हमें कौन कैलकुलेट करके बताएगा? जल्दी बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बता दीजिए। ठीक है दिलीप पांडे जी, बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया है। जो नॉन लीनियर का था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नॉन लीनियर का आपने बताया 3n-6 और लीनियर का 3n-5। तो आंसर क्या आएगा इसमें? वाटर का अगर हम लोग निकालते, CO2 का निकालते हैं तो ये लीनियर है, तो ये हो गया आपका CO2 का आ जाएगा, ये CO2 का आ जाएगा 3×9 - 5 यानी कि 4 आ जाएगा। इसका 4 आ जाएगा। वाटर का हो गया आपका नॉन लीनियर 3×9 - 6, इसका 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो हो जाना चाहिए ये वाला, यानी कि 4 और 3 रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर दिलीप? दिलीप, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? उत्तराखंड पीजीटी के क्वेश्चन, हालांकि उत्तराखंड के साथी लाइव की जगह रिकॉर्डिंग में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मंजीत, समझ में आया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हैव बीन यूज्ड फॉर, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हैव बीन यूज्ड फॉर, बताओ। आयन एक्सचेंज जो है वो क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, सेपरेशन ऑफ आयंस इन अ मिक्सचर, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव
एग्जाम्पल लगाना पड़ेगा, सभी में काम आता है। आयन एक्सचेंज मेथड, सेपरेशन ऑफ आयंस में तो सब जानते हैं, डिमिनरलाइजेशन में भी काम आता है, और रिमूवल ऑफ हार्डनेस में भी आपने पढ़ा होगा। रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड उसे भी बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड उसे भी बोलते हैं ना राहुल। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताएं सभी साथी हमारे, क्योंकि इसमें से मैं सब नहीं कराऊंगा, आपको जो जरूरत है पहले उनकी कराऊंगा, न्यूमेरिकल बाद में टच करूंगा, न्यूमेरिकल बाद में टच करूंगा, पहले जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा लूं, न्यूमेरिकल में लास्ट में टच करूंगा। इज इट क्लियर? ये मत सोचना सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, सर को नहीं आ रहा होंगे, ऐसा नहीं सोचना है, आपको न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा, पहले लाइन से चल रहा हूं। टिक द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, टिक द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, बताइए टिक द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए माइनर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, there is no relation between ozone hole and CFC. If the pH of rainwater is less than 5.6, it is called an acid rain. नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है दिलीप पांडे, बिल्कुल आपने सही बताया कि सी ऑप्शन हमारा 100% राइट है। पीएच वैल्यू जो रेन वाटर की होती है वो 5.6 से कम ही होती, तभी उसको एसिड रेन कहा जाता है। बाकी ये मतलब यहाँ रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड माइनर नहीं मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस में रिस्पॉन्सिबल होती, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सभी फॉल्स है, केवल एक ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चैनल पर जब आप रहेंगे तो आपको हटकर के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग ढंग से क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, आपने सोचा नहीं मनमोहन जी, सॉरी मंजीत जी, मंजीत आपने सोचा नहीं, लेकिन आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छा था, बहुत ही सुपर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो सभी जान रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंटरनल रेफरेंस जो है वो ट्राई मिथाइल सीलेन को प्रयोग में किया जाता है, ये सभी का राइट है। साध्वी कैसा लग रहा है हमारे साथ में आपको? साध्वी हमारे चैनल पर आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किरण साहू जी, राहुल विश्वकर्मा, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा जीआईसी लेक्चर एज वेल एज जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये जीआईसी एलटी के क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, जीआईसी एलटी के क्वेश्चन और लेक्चर के क्वेश्चन जो है वो दोनों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन क्वेश्चंस में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में, यही खास बात है। अनस्टेबल, सॉरी, ओ हो हम जल्दी कर गए। हाँ हाँ डी हम जल्दी कर गए, बिल्कुल सही, हम स्टेबल में चले गए। देखो यही हमसे फॉल्ट हुआ, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा जल्दी से, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पर नहीं प्रोफाइल है, अनस्टेबल पूछा है, मोस्ट अनस्टेबल पूछा है, हमसे भी फॉल्ट हुआ, हमने स्टेबल पढ़ लिया, हमने स्टेबल पढ़ लिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए जरा सी गलती कहाँ से कहाँ चली जाती, नजर जरा सी थोड़ी सी हिल गई कि हमें मोस्ट स्टेबल दिखाई दिया, वो अनस्टेबल नहीं दिखाई दिया, मोस्ट स्टेबल दिखाई दिया, बस वहीं हम 3 डिग्री पर चले गए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना राहुल विश्वकर्मा, कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए। The organic compound which has all the carbon-carbon bond of the same bond length is. The organic compound which has all the carbon-carbon bond length, same bond length. बताइए। एक बेंजीन है, एक एनहेक्सेन है, और एक आपका साइक्लोहेक्सेन है। ऑल कैसे हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में कैसे डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी? ये हुआ ना साइक्लोहेक्सेन, इसमें कैसे सेम कर लोगे भाई? एनहेक्सेन ये हुआ 1 2 3 4 5 6, यहीं पे खत्म हो जाएगा ये 2 3 4 5 6 ये।
बताइए जगमोहन जी, कैसे आपने इसमें लगा दिया? एनहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और ये आपका बेंजीन है। ठीक, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, ठीक ठीक, आप सही कह रहे हैं। तो इसमें सभी में बॉन्ड लेंथ सेम है, ऑल लगा दे। ठीक, डन है। चलो, वेरी गुड, नाइस। आप लोग आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल? इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल? इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? बताएंगे। बी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड काम करेगा। बहुत सही, बहुत सुपर। क्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करेगा। बहुत सही जवाब है आपका। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द बेसिक स्ट्रेंथ वेरीज इन ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में आएगी? इसमें कौन सा ऑर्डर आएगा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? एसिडिक किसकी ज्यादा होगी, बेसिक किसकी ज्यादा होगी? पहले बेसिक बताइए, फिर एसिडिक बताइए। ठीक है, बिल्कुल राइट है। बेसिक पूछा है, अब एसिडिक पूछा होता तब क्या होता? अगर एसिडिक पूछा होता तब आंसर क्या होता? एसिडिक ऑर्डर में आंसर क्या होता? एसिडिक ऑर्डर में, बिल्कुल दिलीप, राइट। एसिडिक ऑर्डर में आंसर होता 3, 2, 1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सही। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में वर्जन है इसका। हिंदी वर्जन में बात खत्म करते हैं, इंग्लिश वर्जन पर दोबारा आ जाते हैं। ये हमारे, चलिए देखिए, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल की, बिल्कुल सही आपने पूछ लिया सर। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास, देखो ये BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है राकेश जी। ये Cl2 AlCl3 में देखो दोनों, ये भी न्यूक्लिक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो Al, ठीक है ध्यान दो, AlCl4 उस समय बनाएगा, और यहाँ पर AlCl3 ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, और Cl2 जो है जब कंबाइन करता है तो Cl पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है जो इलेक्ट्रोफाइल है। इसे तोड़ेंगे तो CH3 नेगेटिव प्लस MgBr पॉजिटिव, तो आपको ये न्यूक्लियोफाइल दिखेगा, इसलिए हमने इसको आंसर में दिया है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? समझ रहे ना आंसर क्यों मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल लिया है, वो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट। द रिएक्शन प्रोपीन, द रिएक्शन प्रोपीन Cl2 400 से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस, जी बताइए, विल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर पर, आपको पता है हाई टेम्परेचर पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, लोग इस बात का सपोर्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, बहुत बार दिया है, बहुत बार सॉल्यूशन इसके दिए हैं मैंने। जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर चले आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12। द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये भी बहुत सुपर क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, क्या इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव नहीं होता? क्या NO2 पॉजिटिव यहां से प्रोड्यूस नहीं होता? क्या पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अटैक नहीं करते? करते हैं। ये NO2 पॉजिटिव जो है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर ही अटैक करने जाता है। और ऑल ऑफ द अबव यानी आंसर आपका डी करेक्ट है। यहां पर डी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ये क्वेश्चन पीजीटी हमेशा किसी न किसी फॉर्म में पूछता है। तो मैं आपसे कहूंगा पीजीटी ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, पीजीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नाइट्रोनियम आयन होता है, नाइट्रोसोनियम नहीं होता है। नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम नहीं, वो एनो होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल 6 बनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। ये फिनॉल लिया, ये लिया हमने, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके ऊपर लोन पेयर रखें, इसको यहां ट्रांसफर करें, इसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अभी दिलीप जी अभी कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इसके बाद नेक्स्ट इसको यहां भेजें, ये बॉन्ड यहां आ गया, नेगेटिव यहां आ गया, OH ये हो गया, पॉजिटिव यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको हम यहां भेजते हैं, ये यहां चला जाता है, तो ये सिचुएशन आ गई, ठीक। ये यहां हुआ, यहां पॉजिटिव नेगेटिव आया, डबल बॉन्ड OH आया पॉजिटिव, 1 2 3 4 बने, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम एक काम और करेंगे, इसे हम लोग वापस वहीं पर भेज देंगे। तो ये टोटल स्ट्रक्चर हमारे जो बन करके आते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं मान सकते, दैट इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो पूछ रहा है रेजोनेंस ये बने, वो तो उसका कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है, उसे काउंट नहीं करते हैं। तो आंसर जो है 5 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो हम लोग 5 पर टिक करेंगे, ठीक है। मर्दन सिंह जी समझ में आ रही मेरी बात आपको? नहीं, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GIC एल्टीग्रेड एज वेल एज GIC लेक्चरर के लिए ये पेपर बहुत ही जरूरी है, ये पेपर बहुत ही जरूरी है।
देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा है, मोस्ट एसिडिक यहां पर होगा फिनॉल, क्योंकि यहां बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच है, यहां बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच है, जबकि इसमें एल्काइल ग्रुप में अटैच है, ये एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। बी इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये जल्दी, ये इसके अंदर ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये भी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो ये सब अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यही फिनॉल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, संभावित है, सब अल्कोहल, रिमेनिंग आर अल्कोहल्स, लेकिन वही एक फिनॉल है जो एसिडिक करेक्टर रखता है। फिनॉल के अंदर एसिडिक करेक्टर उतना नहीं होता, वो अल्कोहल के अंदर उतना एसिडिक करेक्टर नहीं होता है जितना फिनॉल में होता है। ठीक है ना, जल्दी में ही तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय, शुरुआत में वही मुझसे हुआ था फॉल्ट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास ऑफ स्टेरॉइड। ऐसे पेपर की खास बात ये होती है कि ये पेपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवाएगा जो आपको आ रहे होंगे, और यही कुछ लोग सही करके लिए चले जाएंगे, वही 4-5 क्वेश्चन मार्किंग बढ़ा देंगे। जगमोहन जी, जो आप अभी वर्ड बोले थे उसका जवाब ये है कि जब पेपर ऐसा आता है तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं, और जल्दीबाजी में गलत होने पर होता है अल्टीमेट वो, और लोग सही करके लिए चले जाते हैं, बस वहीं पर फर्क आ जाता है मेरिट में। यहां पर भी आपको नहीं नहीं, अभी बात आपकी सही है, वो तो मुझसे भी हो रहा है जी। यहां पर आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसमें विटामिन डी इज स्टेरॉइड, फ्यूसिडिक एसिड इज स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर स्टेरॉइड। विटामिन डी एक ऐसा स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड माना जाता है। हाँ, फ्यूसिक एसिड भी एक प्रकार का स्टेरॉइड माना जाता है। इसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लुमना फ्यूसिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार का स्टेरॉइड आता है, और इसके अंदर जो मैं ऐसे ऐसे बात करूं आपको, ये एसीटोनाइल ग्रुप भी कंटेन करता है, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी रखता है, तो उस कैटेगरी में माना जाता है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल राइट, और प्रोजेस्टेरॉन तो 100% स्टेरॉइड में ही गिना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम ऑप्शन नोट करिए आप पहले, और ऑप्शन नोट करके बाद में आप चेक भी कर लीजिएगा कि विटामिन डी के अंदर टूटा हुआ रिंग होता है स्टेरॉइड का, ठीक है, और फ्यूसिक एसिड के अंदर जो होता है वो, ये 100% स्टेरॉइड तो नहीं, लेकिन स्टेरॉइड की कैटेगरी में ये भी काउंट किया जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन तो है ही। तो फिर आपको चारों एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, तो इसलिए आपको इसको देखना पड़ेगा एक बार। फिलहाल आंसर, चूंकि ये मुझे कंफर्म है विटामिन डी के अंदर स्टेरॉइड्स रहते हैं और फ्यूसिक एसिड के अंदर भी रहते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन आपको बड़ा मस्त लगी होगी, 16 वाला बताइए आप लोग, 16 वाला। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? सेवनटीन पर मत जाइए, 16 पहले कंफर्म करिए, पहले 16 कंफर्म करिए जी। हाइड्रोक्सिल एमीन में हम ग्रुप का वेरिएशन जब करते हैं तो बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है, ये तो बिल्कुल राइट है, आपने आप जवाब दिया है, बिल्कुल राइट जवाब दिया है। 17 वाला, 16 का बी हो गया। 17 का हीटिंग ऑफ सुक्रोज विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जी बताइए, 17 का जवाब दीजिए।
17 का जवाब दीजिए। इसे अगर आपको याद होगा तो चेयरिंग ऑफ शुगर भी कहते हैं, चेयरिंग ऑफ शुगर भी कहते हैं क्या? क्या इसे हम चेयरिंग ऑफ शुगर भी कहेंगे? क्या इसको हम लोग चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होंगे बताइए। 18वां क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको पता है, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH का होल थ्राइस, फिर CH2OH। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तीन होंगे भाई, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें से ये होगा जिस पर मैं स्टार बना रहा हूं, ये वाला होगा, बहुत मोटा पेन है भाई, ये वाला होगा। उसके बाद नीचे वाला एक कार्बन होगा इसमें से, फिर इसका एक होगा, तीन ही कार्बन होंगे जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसके अंदर दो मिल जाएंगे, लास्ट वाला और ये पहला वाला, और इसके बाद इसमें भी, हाँ ठीक, ओके राइट, तीन ही होंगे, वेरी गुड, बहुत सही। तो अभी तक कितने क्वेश्चन गलत हुए? 18 20 कर लेते हैं, 20 में से आपसे पूछते हैं कितने सही कितने गलत हुए, फिर आपसे बात करते हैं। टेफ्लॉन, पॉलिस्टर और नियोप्रीन, टेफ्लॉन, पॉलिस्टर और नियोप्रीन, बताइए। हाँ, कार्बोनाइल नहीं गिना जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में गिना जाएगा, कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में गिना जाएगा। होमोपॉलीमर है ये सब। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? डी है, बिल्कुल सही। अब अपने अपने क्वेश्चन बताइए कि 20 में से कितने सही हो रहे हैं आपके, ईमानदारी से बताइएगा। अपने अपने नंबर 20 में से कितने सही हुए आउट ऑफ 20, सही बताइएगा। जो गलत हो गए वो गलत हो गए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, लेट की थी ज्वाइन क्लास। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद चलते हैं, विच वन ऑफ द मरकरी इज रिलीज्ड इन एयर बाई, मरकरी इज रिलीज्ड इन एयर बाई, अब आप बताइएगा। बताइए, 21 का जवाब दीजिए। 21। 21, मरकरी जो होती है वो किससे रिलीज होती है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल। अधिकतर लोग बर्निंग ऑफ पेट्रोल गार्बेज ही लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक,
जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको, अगर मैं ये देखूं कि कोल जो होता है वो जो है वो मेन सोर्स माना जाता है इमिशन का, तो यहाँ पर कोल इज द परफेक्ट आंसर। ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए जितनी भी प्लांट से ऐश निकलती है वो हमेशा, पावर प्लांट जितने भी होते हैं उनसे, बॉयलर से जो निकलती है वहां पर मरकरी ज्यादा देखी गई है, मरकरी ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। तो आप ये नोटिस करिए, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये सब हार्मफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पर मरकरी का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है जो कैंसरस हो सकता है। इसलिए आंसर वुड नहीं, लकड़ी के जलने से या फिर गार्बेज के जलने से मरकरी नहीं पैदा होता है, मरकरी पैदा होता है बर्निंग ऑफ कोल से। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना। इसमें क्योंकि कोल जो है वो नेचुरल कंटेनिंग माना मटेरियल माना जाता है जिसमें मरकरी रहता है और वेपोराइज होकर रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो ये कोल है वही मेन प्रॉब्लम, पेट्रोलियम नहीं है। पेट्रोल मतलब कोल अलग चीज है और पेट्रोल अलग चीज है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो 21 में अगर मैं कचरा जलाऊंगा तो कचरे में मरकरी नहीं निकलेगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा मंजीत। लकड़ी को जलाऊंगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी इसके अंदर जितने भी जो है वेपर्स होंगी वो निकलेंगी, क्योंकि लकड़ी के अंदर अधिकतर वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन ही होता है मेनली, ठीक। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम माने जाते हैं। और पेट्रोल के जलाने पर लेड निकल सकता है, पेट्रोल के जलाने पर लेड निकल सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में रहता है उसके अंदर, ठीक है। और बाकी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन जो कोयला जलाते हैं उसके अंदर नेचुरल जो कोल होता है उसके अंदर पारा माना जाता है, मरकरी मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पर आ जाइए। नहीं, गार्बेज में थर्मामीटर के गार्बेज की बात नहीं कर रहा है। गार्बेज का मतलब थर्मामीटर तो ग्लास में चला गया, ये तो जबरदस्ती वाली ठोका पीटी हो गई। वो पर्टिकुलर apparatus है। which of the following orbital is associated which of the following orbital is associated with n is equal to 5, l is equal to 3? तो 5d हो जाएगा क्या, 5f? बिल्कुल सही, राइट, ठीक है, बहुत सही भाई। 5 हो गया और l इज इक्वल टू जो है वो 0, 1, 2, 3, तो s p d f हो गया, बिल्कुल सही, 5f हो गया, शाबाश। 23rd का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3d ऑर्बिटल इज करेक्ट? ट्वेंटी थर्ड का जवाब दीजिए। Which one of the following statement about 3D orbital is correct? देखिए यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, शेप ऑफ डी वाई जेड। चलिए कंफ्यूजन मिटा लीजिए, शेप ऑफ डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर। तो ये शेप सिमिलर नहीं है, दोनों की शेप जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। शेप ऑफ एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या शेप इनकी भी सिमिलर होती है? तो अगर मैं कहूँ बात, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है।
लेकिन एनर्जी ऑफ ऑल द 5 यानी डीजनरेट ऑर्बिटल अगर होंगी तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स डिफरेंट हो जाएगी। देखिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम रहती है, सेम होगी। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर जो होती है वो अगर ये सेम इनसे डिफरेंट है तो डी जेड स्क्वायर हाँ सेम एनर्जी लेवल माना जाता है। एनर्जी ऑफ ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर सेम, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा डी जेड स्क्वायर, द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर की कैसी होती है, बेबी स्कूटर शेप होती है, बेबी स्कूटर शेप होती है। अब आप समझिएगा ये भी ट्रू है। अब इन दोनों में से हमें आंसर कौन सा लेना पड़ेगा। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर डीजनरेट का नाम नहीं लिए, नहीं मंजीत, यही तो बात समझनी है। यहां डीजनरेट की बात कही ही नहीं गई है, इसलिए दिस इज द फॉल्स। राइट आंसर इज ये। अगर वो डीजनरेट डी ऑर्बिटल कहता तब आंसर सी था। यही क्वेश्चन का खेल है। समझ गए ना बात, समझ गए खेल कहां हो गया। वो डीजनरेट की बात ही नहीं कर रहा है। अगर डीजनरेट की बात कर रहा होता तब ये आंसर हमारा सही हो जाता, और डीजनरेट उसने बोला नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको लिख करके दिखाया कि डीजनरेट ऑर्बिटल आर सेम। मैंने नहीं बोला वो, अगर इस कैटेगरी में क्वेश्चन आता तब यहां पर गड़बड़ हो जाता। तो यही चीज यहां पर दिक्कत कर रही थी। ठीक है ना। तो अब आपको यही आंसर लगाना पड़ेगा, टी वाला परफेक्ट लगाना पड़ेगा। बेबी स्कूटर शेप होती है, और आपने पढ़ा भी होगा कि इन सभी की शेप अलग अलग चलती, लेकिन ये पर्टिकुलर बेबी स्कूटर इसमें शेप एक्सिस पर है, इसमें एक्सिस पर डिपेंड कर रही है, ये एक्सिस पर डिपेंड कर रही है। इसलिए डी पर जाना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, 24 पर। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलीज्ड बाय 1s, ये यूके पीजीटी में आया था, याद है। यूके पीजीटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था ये वाला 1.70, याद है कैसे निकला ये 24 वाला, याद है आपको कैसे निकाला गया आंसर। ये वाला 1.70 कैसे निकाला गया पता है आपको। स्लेटर्स रूल मैंने खूब इलेबोरेट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया, अलग से पढ़ाया शेष मुनि जी। 1.7 है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग निकाला गया है जी। तो अब ये बताइए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलीज बाय हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्लेटर्स रूल, आप हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए, हम आपको बताते हैं कि इसका जवाब कैसे निकालेंगे। आप हीलियम का एटॉमिक नंबर आप बताइए। टू होता है, वेरी गुड। अब यहां पर आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रख दीजिए, सही है, 2 रख दिया आपने, वेरी गुड, शाबाश। माइनस लगा दीजिए। अब ये बताइए कि जो 1s ऑर्बिटल है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1s ऑर्बिटल के लिए कितना माइनस करना पड़ता है, जो इनर ऑर्बिटल होती है 0.35 माइनस कर देंगे। ठीक, तो एटॉमिक नंबर में से 0.35 अगर माइनस कर दो, 30 भी कुछ लोग करते हैं, 30 करते हैं, 35 माइनस करते हैं, तो 1 पॉइंट आ जाता है, 1.65 आ जाता है। समझ लीजिए, पहले एक बार रुक जाइए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग इसको देखें कि कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर कोई इसके रेंज में आ ही नहीं रही है, इसके रेंज में केवल एक ही आंसर आ रहा है 1.65 की रेंज में 1.70। ठीक है, इसी के क्लोजेस्ट वैल्यू ये आती है, तो इसीलिए इसको हम मानते हैं। अदरवाइज द एग्जैक्ट आंसर जो है 1.65 होता है।
तो जो न्यूक्लियस, बाकी सब में वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, देखो ध्यान दो कि ये स्लेटर्स रूल में ये होता है, जिस ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं उसके बाहर वाली और अंदर वाली ऑर्बिटल को हम न्यूट्रल, अभी इस पे 1s में तो कुछ है ही नहीं अंदर, तो 1s के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कितने से कर लेते हैं। वैसे आप 0.30 भी बोल सकते हैं, कुछ किताबें 0.30 भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो 3.0 पर आप चले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती, घटाना पड़ेगा उसमें से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, आगे बढ़ें, 25 पर आओ दिलीप पांडे, 25 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड इन, बोलिए। सी होगा। The total number of orbitals associated with principal quantum number n is equal to 4r, बोलो। फार्मूला पता है कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर कर दें, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दें, 16 हो जाएगा। सही है ना, यही मेथड लगाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, सॉरी 26 पर आइए। 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी हैव द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स, शाबाश बहुत सुंदर। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बताएंगे आप। सी, वेरी गुड। क्यों होगी बताएंगे, ये भी बता दीजिए। वाई, बहुत सही, सुपर, यही होगा, लेकिन वाई बता दीजिए। वाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। डी जो है वो नियोन का है, और नियोन क्या है, नोबल गैस है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही, शाबाश बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 पर चले आइए। 27 का जवाब देंगे आप लोग, 27। ट्वेंटी 27 का जवाब दीजिए। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों कोवेलेंट रेडियाई दिए हुए हैं। ये आपका कार्बन का है और ये आपका हो गया ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन का। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इतना और इतना। द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन, सीओ की बॉन्ड डिस्टेंस, ये फार्मूला लगा करके चेक करिए, बताइए आंसर। आंसर बताइए जल्दी से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। चलिए, इंतजार कर रहे थे, पहले बाकी लोग जवाब दे दें, हमने इधर इसको सॉल्व किया हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है जी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस सीओ की दे रखी, आर रेडियस ऑफ कार्बन, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, रेडियस कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों को दिया हुआ है, नोट कर लो। देखो, रेडियस कार्बन का भी दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी दिया है, दोनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक। यहाँ देख लो आप, ये दिया है द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ दोनों का रेडियाई, ये जो ऐसे करके ये पुट कर दिया, जोड़ दिया, तो टोटल डिस्टेंस हमारी ये निकल के आ जाती है।
डिस्टेंस जब हम CO की निकालते हैं तो ये फार्मूला है रेडियस ऑफ कार्बन, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन -0.9 और डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 0.95 रखना ही है और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन, अच्छा इसकी पूछी गई है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करके पुट कर दिया -0.05 और यहाँ पर हमने 1 एंगस्ट्रॉम कर लिया। 1 एंगस्ट्रॉम क्यों किया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 1 एंगस्ट्रॉम करने का जो पर्पस था कि मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी एटम के अंदर 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही जो रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डिस्टेंस रहती है। तो यहाँ कर दिया तो 1.0 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, डेसिमल एक और घट जाएगा, तो ये मतलब सिंपल हो जाएगा, एक ही से मल्टीप्लाई करना, कोई चेंज आएगा नहीं। तो 1 पॉइंट इसमें से घटा दीजिए तो 1.42 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप चाहें तो 3.5 में से 2.5 घटा दीजिए तो आपका 0 और यहाँ पर 1, ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स आ गया। डेल्टा एक्स इन दोनों में से घटा के आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये वाला कर ही दिया। तो बाकी फार्मूले में लगाना है वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जी बिल्कुल सही राजकुमार, कुछ समझ में आ रही मेरी बात आपको? 1.42 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1.42। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? क्वेश्चन दूसरी कॉम्पिटिशन्स के हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन बताएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज विल हैव द लोएस्ट आयनेशन एनर्जी? बताएं 28 का। ठीक है जी, शाबाश, हरिओम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट? 29। Which of the following factors affect the ionization potential of an element? 29 वाले पर चले आइए। तो यहां पर तो आपका सी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल राइट दिलीप। और यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट? ऑल हो जाएगा, बिल्कुल राइट दिलीप, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद चले आते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ Cl बेरिलियम, और इसकी ये दे रखी है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेरियम की निकाल दीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। BeCl2 है ना, BeCl2, तो 3.2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए वैल्यूज को। देखो ये आंसर मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट किया हुआ है आंसर, ये चेक करिए आप, मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया है। 28 की ही बात कर रहा हूँ, 20, अच्छा 28 इसमें कौन सा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट, तो लोएस्ट वो होगा ना जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, लोएस्ट वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में से आसानी से? इसमें से निकलेगा ना आसानी से, 3s1 में से निकलेगा ना आसानी से, इसमें से थोड़ा निकल पाएगा आसानी से, इसमें से नहीं निकल पाएगा और इसमें से भी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको। 28 वाले समझ लिए ना आपने? 28 समझ लिए ना? चलो इसको देखिए। अब यहाँ पर दोनों की उसके बाद डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू नोट कर लीजिए एक बार, दोनों की वैल्यू को आप चेक कर लीजिए। डेल्टा HF इज इक्वल टू हो जाता है, हाँ, डेल्टा HF इज इक्वल टू -23.06 इंटू चाहिए माइनस चाई बी का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू दे रखी है, चाहिए चाई बी की, फार्मूला रट लीजिए इसको।
और इसकी वैल्यू को डिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, तो अब आप चाई Cl नेगेटिव माइनस चाई बेरिलियम इज इक्वल टू डिफरेंस आ जाएगा 1.6। इसको उठाइए, उस वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू माइनस का 23.06 ब्रैकेट में चाई ए माइनस चाई बी का स्क्वायर, चाई बेरिलियम इज इक्वल टू 1.5, चाई क्लोराइड इज इक्वल टू 3.1, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाई इज इक्वल टू Cl नेगेटिव माइनस चाई बेरिलियम इज इक्वल टू 3.1 माइनस 1.5, घटा दीजिए, कर लेंगे, 58.91 आ रहा है। तो 58.91 कोई है नहीं आंसर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द आयोडीन हेप्टाक्लोराइड ICl7 इज, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन हेप्टाक्लोराइड ICl7 इज, थर्टी वन बताइए जल्दी से, 31 बताइए। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ओ डाई नेगेटिव, एंटी बॉन्डिंग पूछा है, ओ डाई नेगेटिव का मतलब हो गया 18। 32 वाले का बताइए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। फिर आपका आ गया सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार सॉरी पाई, यहाँ पर सिग्मा 2p बाद में आ जाता है, लेकिन निकाल करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, 8 आएंगे वो ठीक है। तो यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, दो 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 सब में डाल दो, और ये हो गया आपके यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 10, 2 2 4 2 6 2 8 18 है ना, हाँ सही है, ठीक है, 8 आएंगे, बिल्कुल सही है, लास्ट वाला ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये 8 आ जाएंगे, ठीक, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 पर चले आइए, बिल्कुल सही, 8 ही आएंगे। In H2O, H2S, H2SET, the central atom involves sp3 hybridization, but the bond angle varies. Arrange the following in order of increasing bond angle. Increasing bond angle बताइए। Increasing bond angle 33 बताइए। 33
जी 33 वाले का जवाब आपने जो दिया है, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा H2S से, ये ज़्यादा होगा H2SE से, ये ज़्यादा होगा H2TE से? ऐसा क्यों नहीं है? आप डी वाले ऑप्शन पर क्यों गए? ऑप्शन तो राइट, डी वाले पे क्यों गए? इस वाले ऑप्शन पर आप क्यों नहीं गए? सी वाले पर आप क्यों नहीं गए? सॉरी, ए वाले पर क्यों नहीं गए आप? ए वाले ऑप्शन को आपने क्यों नहीं चुना? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ए वाले ऑप्शन को आपने क्यों नहीं चुना? जी एक्चुअल में जो आपने रीजन चुना है वो ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सेंट्रल एटम की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक। तो टेलोरियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए थी, है ना? तो हिसाब से टेलोरियम में आना चाहिए था। मंजीत बोल रहे हैं एक्सेप्शन है, दिलीप पांडे बोल रहे हैं एक्सेप्शन है। रीजन परफेक्ट सर, एक बार बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं कि क्या करना है। बोलिए मंजीत, एक बार परफेक्ट बोलिए। इनर्ट पेयर। रसदा ने बोला है इनर्ट पेयर। ए के साथ क्यों नहीं गए आप? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ए के साथ ही आपको जाना पड़ेगा और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही सही है, एक्सेप्शन यहां नहीं है भाई। एक्सेप्शन यहां नहीं, एक बार किताब चेक करिए आप। H2O का बॉन्ड एंगल लगभग 100, मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड एंगल भी बताता हूं आपको। H2O का बॉन्ड एंगल लगभग 104.5, H2S का बॉन्ड एंगल लगभग 92 के आसपास रहता है। H2S का, सॉरी मैं H2O का 104 उल्टा लिख गया, H2O का 104 रहेगा, H2O का 104.5, H2S का लगभग 92 के आसपास, H2SE का लगभग 91 के आसपास और इसका लगभग 90 के आसपास। ये रहते हैं, लगभग हैं। आप एक बार चेक करिए, आंसर ए इज द परफेक्ट जो मैंने यहाँ लिखा है। समझ गए मंजीत? समझ गए? मंजीत समझ पाए? मंजीत आपके बात समझ में आई? ठीक है। Following reaction is responsible for the formation of C14। सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि क्या करना है? Following reaction is responsible for the formation of 6 carbon 14 in the atmosphere. In this reaction nitrogen is bombarded by the particle। बोलिए। थर्टी 34 वाला जवाब दीजिए। 34 वाला जवाब दीजिए। 0 and 1, वेरी गुड, न्यूट्रॉन होगा। बहुत सुंदर, सुपर। डी ऑप्शन इज द राइट, बहुत सुंदर। 0 and 1, बहुत परफेक्ट आंसर आपने दिया है, एकदम
फर्स्ट चांस में आंसर आपने दिया है, ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। गामा रेज की अगर मैं बात करता हूं तो गामा रेज जो है वो हाई एनर्जी प्रोटॉन है, या फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, या फिर हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहां पर गामा रेज क्या है बताएं। मंजीत क्या हो गया तुम्हें, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। 33 में इंक्रीज एसिडिक करेक्टर पूछा सर, ऑप्शन, अच्छा इंक्रीज एसिडिक पूछा तो ऑप्शन क्या होगा, तो इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, जिसमें H2S जो है वाटर को नीचे लाना पड़ेगा बस। H2S से H2STE तक बढ़ता है, लेकिन वाटर को नीचे लाना पड़ेगा, H2S के नीचे लाना पड़ता है, H2SE के नीचे लाना पड़ता है। थर्टी फाइव बताइएगा, 35 वाले का जवाब, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम, इसमें से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कितने बचेंगे देख लीजिए एक बार, एक इसमें से अल्फा निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा थोरियम, और यहाँ पर हो जाएगा 234, तो 234 माइनस 90, 4 बचा, और 13 में से 9 गया आपका 4 बचा, और यहाँ एक 144 बचा। वन 144 बचा, 6 कैसे बोल रहे हैं आप। 36 वाले के ऊपर चेक करिए, क्या गलती हमसे हो रही है भाई, गलती हमसे हो रही है क्या। सी ही होगा ना ऑप्शन, ऑप्शन सी ही होगा ना। 144 चेक करिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। यूजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेडॉक्स कपल, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वैल्यू कम होगी, नेगेटिव वैल्यू मतलब ज्यादा हो ऐसे बोले। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से कौन सा है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू हाई होगी, वेरी गुड, पोटेशियम होगा ना, बी ऑप्शन होगा, वेरी गुड शाबाश, पोटेशियम, ठीक, बहुत सुंदर। इसके बाद अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, +2 है, यहाँ +2 है। 38 वाले का जवाब दीजिए, 38 वाले का जवाब दीजिए। डी होगा, बिल्कुल सही दिलीप पांडे, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन जीआईसी में हो गया, जाओ, मेरा आशीर्वाद आज तुम्हारे साथ है। व्हाट इज द पर्पज, क्योंकि आपने जितने भी जवाब दिए वो 100% परफेक्ट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल में सॉल्ट ब्रिज का पर्पज क्या है। इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इट प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इट प्रिवेंट द माइग्रेशन, इट अलाउज द माइग्रेशन। एग्जामिनेशन, अगर आपने इसी लेवल पर तैयार किया और परफेक्ट, थोड़ा हल्के रुक के आंसर आपने दिए,
तो ऑल ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन। रुकना है, थमना है, जल्दी नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिए। 39 का इट अलाउज द आयन माइग्रेशन, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये नहीं करता है सॉल्ट ब्रिज, ये आयन का माइग्रेशन करता है। ये प्रिवेंट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के प्रिवेंट नहीं, तो वो कंटिन्यूटी है। चलिए ये 40वां, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बताइए जल्दी से। 40 वाला लास्ट क्वेश्चन आज का बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही। देखिए एक चीज आप हमसे सीखिए आज, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटी चीज है। नंबर 1, सबसे पहले एग्जामिनेशन में, एग्जाम्स में आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दी नहीं करना है। क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, मैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, सपोज कर लेते हैं आपने कहीं पर 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 100 में से आपने जल्दी में 95 सही किए, ये जल्दी में किए, जल्दी में किए, और 95 में से मान लेते हैं जल्दी के चक्कर में आपसे 5 गलत हो गए, 5 रॉन्ग हो गए, 5 रॉन्ग हो गए, तो 95 में से आपको ये 5 क्वेश्चन गंवाने पड़ेंगे। यानी 95 में से आपके 5, सपोज कर ले जो भी नंबर है, अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो फिर आपको 5 नंबर गंवाने पड़ेंगे। 1/4 की भी अगर मार्किंग चलते हैं तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, मतलब 4 नंबर का, वैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ, तो 90 इंटू 4 जो भी 9 चौक 36, 360, और 360 में से फिर 5 नंबर और घट जाएंगे, 355 नंबर आपके आएंगे। एक बात, एक बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ में MCQ किए और उसने मात्र 92 किए, कॉन्फिडेंस में रह करके, थम करके किए, तो 92, ठीक है, 92 इंटू, अब मान लेते आप कहोगे सर 100% नहीं हो सकते, तो हम एक बार को इसकी भी गलती मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये मान लेते हैं इसने भी 95 ही किए, लेकिन थम के किए, और जब थम के किए तो वहां पर 92 सही हो गए, 3 रॉन्ग हुए, तो इंटू 4 करिए, 2 चौक 8, 2 नेम 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 368 में से आपको 3 माइनस करने पड़ेंगे, और यहाँ पर जब 3 माइनस करेंगे तो ये 365 पर जाएगा। डिफरेंस देख सकते हैं आप, कितने नंबर का आ गया, कितने नंबर का डिफरेंस आ गया दिलीप? दोनों के 95 हैं, दोनों के 95 दोनों ने किए, दोनों का डिफरेंस आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं डिफरेंस? 10 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक। हाँ, वो इसीलिए मैं 1 2 3 गलत हो ही जाता हूँ, तो जनरल बात मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आपकी बात सही, 1 2 3 तो गलत हो ही जाना है, पक्का है। 10 का डिफरेंस, 1 2 3 की गलती में ही तो मैं लेकर के चल रहा हूं कि वो 10 का डिफरेंस लेके जा रहा है, और 10 का डिफरेंस आपको कम से कम 10,000 बच्चों से नीचे ले आएगा। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। 1 2 तो गलत होना पक्का है, निश्चित है, इसीलिए मैंने यहाँ 95 जो जल्दी में किए उन्होंने 5 गलत किए, और 95 जो आराम से किए उन्होंने 3 गलत किए। इन मात्र इतनी गलती में आप बहुत नीचे आ गए। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं, मुझसे गलती हो चलेगा, आपसे गलती हो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कम करिए, क्वेश्चन कम करिए, लेकिन गलती कम करिए। क्वेश्चन भी अगर ज्यादा ना हो पाए तो कम रहे, लेकिन गलती होने के चांस कम रहे। नेगेटिव मार्किंग के केस में, जहां नेगेटिव मार्किंग है
वहां इस बात का ध्यान दें। जहां नहीं है वहां भी ध्यान दें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है और कहीं पर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिर जिसके ज्यादा गलत है उसे नीचे लाया जाएगा, जिसके कम गलत है उसको ऊपर लाया जाएगा। ये भी बात याद रखना। अगर आपने क्वेश्चन बराबर से की, एक लड़के ने, मान लीजिए एक लड़का है जिसने 100 में से केवल 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, 85 अटेम्प्ट किए, जिसमें से वो 80 सही करके ले गया और 100 में से 80 बिल्कुल राइट हो गए। एक लड़का है, अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक लड़का, उसने जो है वो, इसने 85 अटेम्प्ट किए, 100 में से 80 पे आ गए। एक लड़का ऐसा था जिसने 95 अटेम्प्ट किए 100 में से, और इसके जो हैं वो ये नंबर लाया 82। ठीक, इसके कितने गलत हुए? 8 5 13 गलत हो गए, 13 रॉन्ग हो गए यहाँ पर भाई। में यहाँ पर 5 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो यहाँ पर 13 रॉन्ग हो गए। यहाँ पर आपके मात्र, तो ये कौन सा बच्चा नॉर्मलाइजेशन में ऊपर चला जाएगा? नॉर्मलाइजेशन में कौन बच्चा ऊपर चला जाएगा? इसके 80 हैं और यहाँ पर 82 आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये बच्चा ऊपर जाएगा, ऊपर ये वाला जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये 82 होने के बाद भी नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। समझ गया ना मेरी बात? यानी कभी कभी आपने देखा है, बोले मेरे तो 82 आ रहे हैं, फिर मुझे तो उस लड़के से ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे चले जाना चाहिए, तो वो नहीं जाता है, क्योंकि ये केवल 5 रॉन्ग रख रहा है, 5 रॉन्ग है और ये 13 रॉन्ग लिए बैठा है, तो 82 होते भी नीचे चला गया ये। दिस इज द परफेक्ट थिंग। अब इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपके दिल पे चोट लग जाएगी। समस्या आपकी ये है कि बोले नहीं साहब ये तो नियम कहाँ है? तो नियम ये कहा कि तुम 13 गलत कर बैठे हो, वो मात्र 5 गलत करके बैठा है। तो होशियार वो हुआ कि तुम हुए? तो ये चीज मायने रखती है और यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन पीजीटी निकल जाएगा, ये निश्चित है। एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उसको घुमाना नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि यस आई एम रॉन्ग, बस समझ लीजिए सिलेक्शन हो गया। और जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सब मेरे 82 है, 80 वाले को आगे कर दिया, ये गलत है, इस पे नियम ये हो जाना चाहिए, कानून ये कहना चाहिए, फिर जो समझाने लगता है वहीं पर समझ लीजिए फॉल्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यही इंसान उम्र बढ़ाता है और सिलेक्शन से दूर भागता है। तो प्लीज आप इन चीजों को अवॉइड करिए, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करिए, गलती के चांसेस घटा दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, ये मेरा सलाह है आपको। ठीक है ना? चलिए, ओके, गुड नाइट।